अज्ञात विरासत है। मानव जाति का वो पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज है, उसके और मेरे बीच ना जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मीनांदर ने कहा कि आम भारतीय को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उनके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मीनांदर की उस कसौटी का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यही है कि मीनांदर की उस कसौटी पर आज भी करोड़ों भारतीय खड़े उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ, मूर्खता और मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। शुरुआत यदि मैं अपने दादाजी से करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें भूत ने लाठी से पीट कर मार डाला। मेरे दादाजी एक दिन खलिहान में सोए हुए थे कि सारी संस्कृत भूत लाठी लेकर आया और उन्हें वहां लाठी से पीट कर मार डाला। यह भूत ही हत्या मेरे जन्म के अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। तर्कसंगत तथ्य शायद यही हो कि मेरे दादाजी के गांव में जरूर किसी अन्य व्यक्ति से उनकी दुश्मनी रही, जिसने यह भूत की मनोवैज्ञानिक बहाना बनाकर उसने उनकी हत्या कर दी। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूत ही हत्या ने मेरे खानदान के हर एक व्यक्ति को एक घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। ऐसे भूतिहे वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ हो तो उसकी विरासत कैसी होगी? जाहिर है शैशव काल में ही मैं मूर्खता जन्य अंधविश्वासों के बोझ के तले दब गया। मेरी मां ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दी। ये एक प्रकार का टोटका था जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि बड़ा होने पर मुझे भी मच्छरमरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धस्त मच्छरमरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। जाहिर एक दलित खेत मजदूर और मजदूरी की आकांक्षा इससे ज्यादा और क्या हो सकती थी। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन हो गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों में अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई की भी पूजा की जाती थी। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। वहां साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते और शीतला माई के सुअर के बच्चे के बलि के अलावा हलवा सुहारी भी चढ़ाई जाती थी। शीतला माई को अति प्रसन्न रखने के लिए मंदिर में वैश्याओं का नृत्य भी कराया जाता था। अज फुल गेंदवा न मारो लगते करे फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो लगते करे दुंग में दोहाई का चतुर बनत ठिठोर करत हर जाई फुल गेंदवा न मारो लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवान अंगारा जो गेंदवा कहलाए हैं अज तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए हैं अंग अंग मोर पीर करे और करके कहे फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवान
ही मेरी पूरी देह में गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाली घटना। चेचक से मेरे दाएं आंख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 वर्ष की अवस्था में हो गया। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशकुन बन गया। किंतु चेचक के बाद
पकड़ लिए जाने पर उनका मामा चौधरी के पास लाया जाता था। मेरे सबसे बड़े सोमर चाचा आजादी के पूर्व कवि चौधरी चुने गए थे। वे बड़े तर्कबाज बापुनी थे, इसीलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि यौन संबंध तथा डांगा खाने वाले मामले पंचायत में बड़े ही विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। यौन संबंध से जुड़ी स्त्री के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था। कुजाति का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से बारहगावा द्वारा बहिष्कार। परिवार से कोई बात तक नहीं कर सकता था। कुजाति की घोषणा बड़े ही विचित्र ढंग से की जाती थी। कुजाति घोषित कर दिया गया है, इसलिए वो आ नहीं सकता। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई मुनेसर तथा तीसरे वही गुस्सा नगर, ये दोनों उत्तर प्रदेश के प्रचलित प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु। इनके दर्जनों चेले जो दूर दूर गांव में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनेसर चाचा कलकत्ता के जूट मिल में काम करते, अतः उनके दर्जनों चेले वहां भी जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले। शिव नारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने गुरुओं से मिलते, इनका नमस्कार करने का ढंग बड़ा विचित्र होता था।
जटिल थे जो चौधरी चाचा के मरने उपरांत भी चलते थे। हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ सचमुच एक अजायब घर था। हमारे परिवार में भूत में देवी देवता संपन्नता विपन्नता ईर्ष्या द्वेष आदि आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक वार्ताकारी घटना हुई। दलित बस्ती में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, केवल ब्राह्मण ही थे जो कि पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठी पढ़ने में आनाकानी करते तथा चिट्ठी पढ़ने से पहले अपमानजनक बातें सुनाते थे। इस व्यवहार सुनकर घर में सबसे छोटे बालक होने के कारण सबकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा।
उसी बात पुनः जमी में गा दिया। भड़ुकी को गाना शायद दादी के लिए नए सिरे से जीने का एक पुनरोद्घोष था। वही बुहारा गांव की याद आने पर आज भी मुझे बहुत याद आता है। ऐसे ही एक जोगी बाबा हमारे गांव में भी रहते थे। उनकी एक अति रोचक विशेषता ये थी कि उनके सामने जिस किसी व्यक्ति के मुंह से जो भी पहला शब्द निकलता, वे उसी शब्द से तत्काल 3 सत्र वाली कविता बनाकर एक विचित्र स्वर शैली में गाने लगते थे। जैसे कि किसी के मुंह से निकल गया जोगी बाबा, वे तुरंत गाने लगते थे।
दलित बस्ती के अधिकतर लोग उन्हीं उम्मीदवारों को वोट देते थे। मेरे पिताजी काफी धार्मिक होने के कारण बाबा हरिहरदास से पूछ कर वो धार्मिक उम्मीदवारों को वोट देते थे। मेरे मुन्ना चाचा जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे। वे कांग्रेस को तथा गांव के लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वोट देते थे क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी था। गांव के दलित अधिकतर झोपड़ियों में ही रहते थे, इसलिए उन्हें इससे अपना की अनुभूति होती थी। कोड़ा के बीच चुनाव के दौरान बुढ़ापों के साथ गांजे की महफिल जमी रहती। मैं रस्सियों की काट चुकाता, उनकी सारी बातें ध्यान लगाकर सुनता रहता और दूसरे दिन स्कूल जाकर अन्य बच्चों को बतलाता तो बच्चे कहते हैं उसी दौरान मैंने मुन्ना चाचा से सुना कि जवाहरलाल नेहरू रूस से सीख के आए हैं सामूहिक खेती। अब भारत में सामूहिक खेती आई, सब कमाई और सब खाई। नेहरू जी का धंधा खुली है और 5 ही साल में एक बार योजना बनाई है। हाँ, पहले हटपट हुई फिर उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, खास करके सामूहिक खेती। वर्षों बाद जब मैं हाई स्कूल में गया तो सामूहिक का भेद सामूहिक खेती के रूप में मैं समझ पाया। किंतु उस समय हकमत और चकमत तथा सब कमाई सब खाई मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया था तथा ये भी कि ये सब रूस की देन है। मेरे पिताजी प्रायः कहा करते थे, अब पिटवा खाना बिल्ली बोल, किसी के लिए सहना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाले वातावरण में हक बात तथा सभी कमाएंगे सभी खाएंगे इतना ज्यादा मेरे दिल को छू गए थे कि मैं आने वाली सारी जिंदगी में समाजवाद तथा सोवियत संघ का अंधभक्त बना रहा। इसका चुनाव के लिए हमारी प्राइमरी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी हो गई क्योंकि वोट उसी स्कूल में पड़े थे। मेरे पिताजी माँ तथा मुझे लेकर वोट डालने गए थे। यह चुनाव मेरे लिए इसलिए भी यादगार बन गया क्योंकि पहली बार मैंने मोटर अर्थात लॉरी देखी। जब वह जाने लगती तो अपने साथ तेज धूल उड़ाती जाती। बहुत से बच्चों के साथ मैं इसके पीछे काफी दूर भागता गया था। उस समय फर्क करना काफी मुश्किल था कि हम मोटर का पीछा कर रहे हैं या उड़ते हुए पगंडर का। उस समय अलग-अलग गांव के लोग वोट देने आ रहे थे। विशेष रूप से महिलाएं लोकगीत गाती हुई आती थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। जैसा कि अवगत है, गांव के कई लोग बंगाल के अनेक मंडियों तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे। परिवारों के लिए ये मजदूर आसमान में बादल जैसे आशा का प्रतिरूप होते थे। विशेष रूप से जब गांव की औरतें अपने पति मजदूरों को मुझसे चिट्ठियां लिखवाती तो मेरे सामने एक विचित्र स्थिति प्रकट हो जाती थी। कई औरतें भुखमरी का वर्णन करते करते रोने लगती थी। मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतराता फिरता था, किंतु गांव की रोती हुई मशीनों जैसी महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता था। अनेक बार उनके आंसुओं में मेरे आंसू भी दाखिल हो जाते थे। उन रोती हुई मशीनों में एक थी किस्मी। उसका पति कतरास की कोयलियों में कोयला काटने का काम करता था। नाम था मुन्नी। किस्मी भोजी 2 बच्चों की मां, किंतु उम्र मुश्किल से 22। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने का अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। जब वह चिट्ठी लिखवाती थी तो ऐसा लगता था कि दुखड़ा स्वयं अपना आत्मविवेचन कर रहा। यदि वह पढ़ती तो बिहार के साहित्य में बहुत कुछ है। उसके द्वारा लिखवाई गई एक अकाल की चिट्ठी आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है।
तुम लोग दिखेगा सुभगिया कौन है? उसकी चिट्ठी आई है। सुभगिया हमारी बस्ती में रहने वाली जलंधर नामक बूढ़े दलित की जवान बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी। कुछ महीने पूर्व उसका होना विश्राम नामक एक ऐसे युवक के साथ हुआ था जो कलकत्ता के सियालदह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह ठेला खींचता था। समझ में आया? ये चिट्ठी तो नहीं पढ़ता बाबू। वह चिट्ठी कलकत्ता से आने वाली किसी अन्य चिट्ठी के तरह ही एक वाक्य से शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ समाप्त हुई थी। पारंपरिक शब्दावली में चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, श्री स्वस्ति सर उपमा जो खत लिखा विश्राम राम, हलदार बाबू की बाड़ी शाम बाजार कलकत्ता से। शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यकता की चीजों की चाहत के बारे में लिखवाकर बैरन चिट्ठी भेजने तथा आने वाले जेठ के महीने में गांव वापस आकर सुभगिया को कलकत्ता ले जाने आदि की बातें लिखी हुई थी। किंतु चिट्ठी की अंतिम दो पंक्तियां सुनते ही सुभगिया पर कहर टूट पड़ा। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद जिंदा ना समझना। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना। ना जाने का पड़ गया। रोई रोई के बेहाल हो गए। चलंदर मेरे हाथ से चिट्ठी छीनकर ब्राह्मणों के खोले दो ताकि कोई चिट्ठी को पढ़ के बता दे कि उसमें लिखा क्या। वास्तव में हुआ यह था कि सुभगिया की नई नई शादी हुई। विश्राम को कलकत्ता में अपने ही किसी क्षेत्र के युवक ने प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन की शायरी लिख कर दी थी, जिसे मैंने भी रुक कर किंतु पढ़ा बिल्कुल सही था। यही शायरी सुनकर सुभगिया को लगा कि उसका पति विश्राम अब जिंदा नहीं है। बाद में जालंधर के पीछे पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभगिया को चुप कराते हुए राम सूरत पाणी के घर गई। सुभगिया को चुप कराते राम सूरत पाणी के घर गई। पाणी ने सबको बताया, शायरी में छिपे मन का रहस्य खोला, तब जाकर मामला शांत हुआ। अन्यथा सुभगिया के साथ कोई अनहोनी अवश्य हो जाती और मैं एक सिद्धस्त अपशकुन के अलावा और कुछ न बन पाता। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी भी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए प्राय गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता है। अतः मेरे जैसे लाखों दलित गांव की उन बस्तियों में इन्हीं आपदाओं और बीमारियों का प्रथम शिकार होने के लिए पैदा लिए थे। साथ ही गांव का भौतिक भूगोल इन तमाम भूतही खूनी अफवाहों के लिए बेहद अनुकूल था। मुर्दैया, भटैया तथा ताल के पास वाली सिवान तो इन भूतों की भूमिगत बस्तियां थी। इन्हीं अफवाहों के बीच मुर्दैया सबसे डरावनी हो गई थी। इन गांव में किसी एक दिन किसी एक के भी हैजे से मरने पर 50 की मरने की अफवाह उड़ जाती थी, जिससे कि काफी चिंताजनक माहौल पैदा हो जाता था। फिर भी बड़ी भारी संख्या में लोग मरे थे। मुर्दैया के आसपास की जंगली जमीन मुर्दों से पट गई थी। खास करके नाले के तीरे तीरे अनेक कब्रें उगाई थी, मानो कि भूतों की फसलें तैयार होकर लहलहा रही हो। हैजे से मरे लोगों की लाश को देखकर लोग इतना डरे हुए थे कि वह जल्दी जल्दी छिछली सी कब्रें खोदकर उन्हें वहां दफना देते। ताल के पास परसा नाम के सिवान में स्थित उस बुद्धे पीपल के पेड़ के पास कुछ आम के पेड़ थे। रास्ता इन्हीं पेड़ों से होकर हमारे घर की तरफ आता था। पिताजी उस पेड़ के पास पहुंचते ही गगरी भरी मछलियां पटक कर हाँफते हुए घर तक पहुंचे। घर वालों को पूछने पर उन्होंने डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के एक एक पत्ती पर दिया जलाए हुए था। मैं भी उस रात बहुत डरा हुआ था, लेकिन यह तथ्य मेरे दिमाग में संदेह अवश्य पैदा किए हुए था कि इतने अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे।
ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते हुए साफ नजर आ रहे थे। मैंने दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परसा का भूत का दिया जलाना समझ लिया था। मेरा हवाला देकर दादी ने यह बात घर में सबको बताई। यह बात सुनकर नगर चाचा अपने पुराने ढर्रे वाली शाबाशी देते हुए बोल पड़े, कनवा एकदम ठीक कहा था। शायद यह मेरे जीवन की पहली बुद्धिवादी तर्कना थी। मेरी दादी की तरह अनेक बार तो ये कहती कि पोखर पर जब भी भूतों की पंचायत होती वो लोग उड़ते हुए शंख बजाते। इससे ये मालूम होता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। हमारे गांव के पेड़ों पर एक चिड़िया मोहका जैसी लगती थी। वो खोखो करते हुए बोलती थी। गांव की उसी सभी औरतें उसे मरखौकी कहती थी। ये मरखौकी भी बड़े अपशकुन की प्रतीक थी और यहाँ के कौवे पार्ट टाइम अपशकुन थे। सच्चाई तो यह थी कि निर्वंश चंगू पाड़े, विधवा पंडितान, पोखरे वाला उल्लू, खो खो करने वाली मरखों की चिड़िया और स्वयं मैं, हम पांचों ही ऐसे अपशकुन थे जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। इसीलिए मृत मां का दाह संस्कार नहीं हो सकता। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश के कफन में सोना बांधने से वो जल्दी नहीं करेगी। ऐसा ही ब्राह्मणों के सुझाव पर किया गया था। पिताजी ने अखरोट की कटीली झाड़ियों को काटकर कब्र के ऊपर डाल दिया ताकि लाश को सियारों से बचाया जा सके। पिताजी काम में व्यस्त है कारण 2-4 दिन बाद स्वयं न जाकर मुझे कब्र देखने के लिए शाम के समय स्कूल से लौटते वक्त मुद्दैया पर चढ़ने की हिदायत देते रहे। जैसे तैसे 15 दिन बीत गए और पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हो गई और साथ ही खरमास भी समाप्त हो गया। अब बारी थी ताने की माता जी को कब्र से बाहर निकालकर उनकी लाश को जलाने की। लाश की अपेक्षा सोना कितना प्रिय है।
अकेला ही था, किंतु हकीकत यही थी कि साथ चल पड़ी थी मेरा मुर्दैया भी। जब मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी, तो ऐसा लगा जैसे इस सत्य को ढूंढने से पहले तथागत गौतम बुद्ध कभी न कभी मेरे इस मुर्दैया से अवश्य गुजरे होंगे। बच्चों के साथ झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। हमारी पढ़ाई सिर्फ कक्षा 2 तक ही स्कूल के भीतर थी, बाकी 5वीं तक के विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों पर चिकनी जमीन पर खपड़े से लेकर हल कर लेता और फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में कॉपी और पटरी को उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास हमेशा कॉपी का अभाव रहता था। गर्मी के दिनों में प्यास लग जाना एक बड़ी समस्या थी। स्कूल के पास एक कुआं था जिसके चौथे तक तो हम दलित बच्चे छू नहीं सकते थे। पानी पिलाने की विनती मुझसे जिसे की जाती। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिसिर बाबा को पानी पिलाने के लिए कहते। मिसिर बाबा उम्र में काफी बड़े थे। वे लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे। इसीलिए मुझसे जो कुएं से बाल्टी खींचकर पानी पिलाने को कहते। हम अंजलि मुंह से लगाकर छुपे रहते और मिसिर बाबा खड़े खड़े चबूतरे से पानी गिराते थे। वह पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते और पानी कम पिलाते बल्कि हमारे सिर पर ज्यादा गिरा देते थे, जिससे कि हम पूरी तरह भीग जाते थे। इस खेल में मिसिर बाबा का बड़ा मनोरंजन शामिल था। विशेष रूप से एक घटना मुझे भुलाई नहीं भूलती। कक्षा 4 में एक बार मिसिर बाबा हमें पानी पिलाने के लिए कुएं पर गए। उन्होंने जैसे ही गिरने पर जोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला, मैंने कुतूहलवश एक उंगली मात्र से कुएं के चबूतरे को क्षण भर के लिए छू लिया। लेकिन मैंने ये नहीं देखा था कि मिसिर बाबा पानी निकालते हुए कनखी आंखों से ये देख रहे थे। मेरे इस मोहब्बत की क्रिया सुनकर ब्राह्मण को इतना हाथ हुआ कि उनके हाथ से डोर छूटी और बाल्टी सीधा कुएं की तलहटी में। मैं तुरंत मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाए, चमरा ने कुआं छू दिया, चमरा ने कुआं छू दिया, चमरा ने कुआं छू दिया। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियां देते रहे। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी हमारे लिए। हम कभी कभी चुप्पे से चले जाते जिसका पानी जलकुंभियों से ढका रहता। हम जलकुंभियां हटाते और उसका पानी पी लेते। आजादी के बाद पूरे छात्रों के बीच श्रम लाने का आवश्यक प्रक्रिया थी, जिसके तहत हम सुबह सुबह स्कूल पहुंच जाते और पूरे स्कूल की सफाई करते। कई बच्चे तो अपने कुर्ते या कमीज से स्कूल में झाड़ू लगाते।
खास करके दलित परिवार रोज रात को अक्सर फाका करने लगे थे। मेरे परिवार वालों की भी यही स्थिति थी। दलित बस्ती की अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्रायः रोज दादी से आग मांग कर ले जाती थी। उस समय अनेक घरों में फाका के कारण चूल्हे नहीं जलते थे, इसलिए जब कोई दादी से आग मांगने नहीं आता, वो बड़ी दुखित होकर कहती, लगता है आज उसके घर खाना नहीं पकेगा। दादी के इस उक्ति में अत्यंत करुणा का था, किंतु स्वयं जब हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, दादी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। लेकिन आज जब दादी की चुप्पी के बारे में मैं सोचता हूँ, तो पाता हूँ कि दादी के भीतर कितनी गहन पीड़ा सुलगती रही होगी। गांव के जमींदारों के पास अन्न का भंडारण हमेशा होता था। वे दलितों को फसल बोने के लिए सवैया पर पेन ही देते थे। सवैया का मतलब था एक सिर के बदले फसल कटने के बाद सवा सिर अनाज वापस करना। ये सारे दलित भी फसल बोने के लिए उन्हीं जमींदारों द्वारा दिए गए छोटे छोटे खेत के टुकड़ों में बोने के लिए लाते। किंतु जब उस हराम में पेट भरने के उद्देश्य से अन्न मांगा जाता, तो वे लोग टेढ़िया पर देने को तैयार होते। टेढ़िया का मतलब था एक सिर के बदले ढेर सिर अनाज वापस करना। उस भूखमरी के दौर में यह टेढ़िया को मुनाफाखोरी बड़ी दुखदायी सिद्ध होती थी। टेढ़िया बेगी का चक्रवृद्धि भुगतान तथा ईट की तौर से चुकाए जाने वाली बड़ी आदि को लेकर दलित तथा ब्राह्मणों में अक्सर तनातनी हो जाती थी। प्रायः हर साल दलित कुछ दिनों के लिए हड़ताल कर देते थे। हड़ताल के दौरान कभी कभी लाठी डंडे तक चल जाते थे। लाठी डंडे चलने की नौबत आने पर हमारे गांव के सारे दलित चौधरी चाचा के पास जाते।
जिसके कारण खास करके सवर्ण जाति के बच्चे मुझसे चिढ़ने लगे थे, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना, मेरा चेचक वाला चेहरा तथा मेरे एक कान का खराब होना। किंतु मैंने स्कूल में इससे निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया। जो छात्र मुझे ऐसा करके चिढ़ाते थे, उन्हें मिनटों के दौरान अध्यापक के द्वारा इधर पर मान जाने के लिए कहने पर बहुत जोर से मारता, जिससे वे दिल मिलाकर तो रह जाते थे, किंतु अध्यापकों के डर से कुछ कर नहीं पाते थे। बाद में कई छात्र मिनटा वाला घंटा आने से पहले मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहते, आज जोर से मत मारिया, आज जोर से मत मारिया। ठीक से पढ़ बनाई बात यही चमड़ा से रोज पिटवाई। मेरा ये हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ और धीरे धीरे सामान बेचने वाली बोली बंद हो गई। मैं बहुत खुश होता, इससे मुझे ज्ञान अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे कक्षा में मेरी खूब प्रशंसा करते और दादा खुश होते तो कहते, चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाई। क्योंकि युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तथा उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक कि दलित बस्ती के भी कई लोग भागकर अपने रिश्तेदार के यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कई ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों की वकालत की। कुछ महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ कचहरी गए और सबूत के अभाव में छूट के आ गए। तो एक गांव में ये शोर मच गया कि जोगी बाबा की कृपा से छूट के आए। वास्तव में यह ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा मोड़ था। मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मैं भी उन अकाल के दिनों में अमोली की सुरीली धुन और महुए का लाटा खाते हुए 5वीं कक्षा पास कर चुका था। पांचवी की पढ़ाई के बाद पढ़ाई का विक्रांत और अनिश्चितता की स्थिति में मेरे सामने आने लगा। 1 जुलाई 1959 के आगमन ने मेरी चिंता को धक्का दिया था। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला ईमानदारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में अन्य ग्रह का मानव बना दिया था।
उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले को बहुत महान समझा जाता था। उन अनपढ़ गांव वालों के बीच अंग्रेजी की ऐसी समझ थी कि यदि कोई आम भाषा में भी फर्राटे के साथ बात करते तो वे लोग कहने लगते, अरे भैया इधर अंग्रेजी मुकत हवे। साम प्रचलित समझ ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने के प्रति सनकी बना दिया था। शीघ्र ही मैं अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन बैठा। दादी हमेशा कहती थी कि खूब पढ़ी के अंग्रेज जैसे बनी जाए। दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। सबसे ज्यादा भरोसा इस बात का था कि दादी जिन बिस्टोरियों को भड़ूकी में भरकर जमीन पे गाड़ती है वो मुझे पढ़ाई के लिए अवश्य दे देती। किंतु इस संभावना के बावजूद डर इस बात का था कि दादी यदि इस घर वाले स्कूल छुड़ा दिए तो बिस्टोरिया किसी काम नहीं आएगी। जब भी मैं अपनी दलित बस्ती में किसी से आई एम गोइंग, यू आर कमिंग तथा ही इज रीडिंग बोलता तो लोग मुझे चकाचौंध होकर घूरने लगते। मेरी दादी इस बात से घबरा गई थी कि कहीं मैं पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। वो मुझसे बार बार कहती रहती कि सुनने में आता है ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, कहीं मेरा पागलपन बढ़ न जाए, इसलिए वो बार बार कहती कि ए बबुआ हरदम अंड बंड मत बोलल करा। इन तमाम अटकलों के बीच मेरा जो पागलपन था ये बढ़ता रहा और प्राइमरी स्कूल में जो मेरा स्थान गणित के लिए था, छठी के बाद वही अंग्रेजी के लिए हो गया था। क्योंकि पकौड़ी खाना दूर तो मैं इस दुकान के आसपास तक जाने की हिम्मत नहीं की। अतः झूठे आरोप से मैं इतना आहत हुआ कि घर से भागने की ठान ली। दूसरे दिन जब मैं अपने घर से स्कूल के लिए चला, मुर्दैया पर कुछ लड़के गाय भैंस चरा रहे। मैंने एक लड़के को अपना बस्ता देकर कहा कि इसे मेरे घर पर ले जाना और कहना कि मैं बरहलगंज बाजार जा रहा हूँ कुछ किताबें खरीदने, अतः शाम से पहले घर वापस नहीं आ पाऊंगा। यह कहकर मैं अपने गाँव से करीब 15 किलोमीटर दूर दुल्लापुर नाम की छोटी लाइन की रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा। किंतु आधी दूरी तय करने के बाद चिरैयापुर थाने तक पहुंचते ही मेरे पांव थरथराने लगे। कारण यह था कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगा कि खाऊंगा क्या, साथ ही यदि दुल्लापुर पहुंच भी गया तो कलकत्ता का सफर कैसा होगा। तरह तरह के दृश्य मेरे सामने से गुजरने लगे। इसके अलावा न जाने कितनी कल्पनाएं मेरे दिमाग से ओझल होती रही। अब तो कलकत्ता की राह से मैं डर गया और कुछ वर्षों के लिए घर से भागने की आकांक्षा उसी चिरैयापुर थाने की इमारत से चकनाचूर हो गई और मैं उठने पाओ आजमगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर निरुद्देश चल पड़ा। तू कहाँ चल रहा था बाबू? तोहरे घर में रोवन पड़ा, लोग यह बहुत भोजन निकला है। चल चल घर चल। तमाम आशंकाओं से बोझिल दिमाग को खोते हुए कड़ी दोपहरी में मैं अपनी उसी पुरानी मुर्दैया पर एक बार फिर आ पहुंचा था। अब कोई नहीं था। वहां से कुछ दूर स्थित अपने दलित बस्ती की ओर 10-20 कदम बढ़ता फिर डर के मारे वापस आता था। सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि पिटाई जो हुई थी वो होगी, मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़ा दी जाएगी। मैं उस समय तुलसीदास जी के शब्दों में तरुण पल्लव महरौ छिपाई करे विचार करे का भाई बल स्थिति में आ गया था। मैं उस समय मुर्दैया के उस हिस्से में एक सिंगोर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जहां मरे पशुओं के चमड़े छुड़ाए जाते। अचानक कल्पना के तौर पर मेरे सामने डांगर के पिंड पर झपटते गिद्ध तथा चौहाटे कुत्ते की होड़ नजर आने लगी।
नंबर मुझसे हल करवाती थी, विशेष रूप से गणित। वो भैया के संबोधन से मुझे बुलाती। एक दिन वो स्कूल के पास वाले नाले के किनारे अकेले खड़ी हुआ था कि नाले का पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया था। उस समय छोटी छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनती थी, इसीलिए उससे नाला पार नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, मैं नाला पार करा देता हूँ। नाले के उस पार गांव के कुछ ब्राह्मण छात्र रामचरितमानस के इस नए केवल प्रकरण को बड़े गौर से देख रहे थे। जाहिर है दिल का तार बनना ही था। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। ये अफवाहें मेरे पिताजी को भी सुनाई पड़ी। घबराकर उन्होंने मेरा स्कूल जाना बंद करा दिया। मुश्किल से 12 साल की थी, किंतु अनहोनी का भय भयानक था। ये साल भर के भीतर ही मेरे लिए ससुराल ढूंढ लिया गया। विदाई के समय मेरी माँ वहाँ पर मौजूद थी। घर वापस लौटकर मेरी माँ ने बताया कि डोली में बैठते समय पंडित की बेटी रो रो कर कहती रही, हमार पढ़ाइयाँ छूटी गइल बाबा। हमार पढ़ाइयाँ छूटी गइल बाबा। हमार पढ़ाइयाँ छूटी गइल। जाहिर है शिक्षा से यदि गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता है तो एक मालकिन पुत्री ना जाने कितना आगे जाती है। किंतु एक मात्र अदना अफवाह ने उसका सब कुछ छीन लिया। वो अपने ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रह गई। इसी बीच हमारे घर में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसका चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। वे माँ को भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगते थे। उनकी गालियों से ही पता चला कि मेरे नाना का नाम सजू था। ये गाली देने में हमेशा सजुआ के बेटी का इस्तेमाल करते। माँ के चरित्र की शिकायत उसी गुस्सा नगर चाचा से भी करते, किंतु नगर चाचा पिताजी को बुरी तरह से डांट देते और कहते कि उनका आरोप झूठा है। मैं नगर चाचा के इस व्यवहार से बहुत खुश होता, किंतु पिताजी चित्त विक्षेपी हो गए। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में पिताजी के प्रति असीम घृणा उत्पन्न होने लगी। मेरी इस घृणा की पराकाष्ठा शीघ्र ही पिताजी के प्रति हिंसा में बदल गई। सन 1961 के जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरोही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। इस बात को लेकर पिताजी से मेरी खूब झड़प हो जाती। समय ज्यों-ज्यों बीतता गया, माँ और पिताजी के लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। उनका यह अत्यंत परोपकारी व्यवहार मुझे अपने लिए अपमानजनक लगता था, क्योंकि स्कूल के अधिकतर बच्चे उन्हें पहचानते थे। इसी तरह पास वाले पारूपुर नामक गांव में एक परिवार मुसाफिर था, जिनके परिवार में दर्जनों बेटे बेटियां थे, जिनका जीविका का एकमात्र साधन था पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह के अवसरों पर खेत पहुंचाने का। वे इन अवसरों पर खाकर फेंके जाने वाले झूठे पत्तलों में से बचा हुआ खाना झाड़ झाड़ कर एक कपड़े में इकट्ठा करते और अपने परिवार को खिलाते थे। यह एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। कोई उन्हें कभी निमंत्रित करके नहीं खिलाता था और न ही कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छोड़ाने का प्रयास ही करता था। उन अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह संपन्न हो पाते थे, क्योंकि खदानों की कमी से इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सिर्फ मृत्यु भोज संपन्न हो पाते थे। अतः इन मुसलमानों की बहुत दयनीय हालत हो गई। वे चूहे तथा मेढक खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात न होने के कारण मेढक और चूहे का कहीं अता पता नहीं था, इसलिए उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो
घटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजबूरी में उनका सौंदर्य उनके काम आने लगा। उस समय शाम के समय मुर्दैया के उस मुहाने पर कुछ अभद्र ब्राह्मण इस प्रकार जुटते थे कि मानो भूत भूतानियों की चौकीदारी वे स्वयं कर रहे हों। नगरियों का सौंदर्य मुर्दैया की कटी की झाड़ियों के पीछे प्रायः गुम होता रहा। सोफी की बड़ी बेटी ललकी, जिसे समस्त ग्रामीणवासी नटिनिया के नाम से पुकारते थे, वह मुझसे अंग्रेजी सीखने के लिए बेहद उत्सुक हो गई थी। नटिनिया पूर्ण रूपेण अनपढ़ थी, किंतु अंग्रेजी के विचित्र बोलने उसे बेहद प्रभावित कर दिया था। नटिनिया प्रति मोहक होने के साथ साथ एक कुशल नर्तकी थी। किसी शमशान में यूं ही नाचने लगती थी। कालांतर में नृत्य कला में उसकी स्वाभाविक सहजता ने ही उसे बदनामी का शिकार बना दिया था। ABCD तो उसने पहले ही दिन रट लिया था, किंतु लिखना असंभव हो गया। मैं उसके हाथ में दूधिया पकड़वा कर लिखवाता, किंतु जब वह स्वयं लिखती तो उसका हाथ कांपने लगता। शीघ्र ही कांपते हुए हाथ नाचने की मुद्रा में आ जाते थे। वह मेरी विकट शिष्या थी। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उसे लिखना नहीं सिखा पाया। अब वह इस बात पर जिद करने लगी कि वह अंग्रेजी बोलना सीख जाए। उसने मुझसे पहला अंग्रेजी अनुवाद पूछा। Vultures are sitting on paper tray. Vultures are sitting on paper tray. Vultures are sitting on paper tree. Vultures are sitting on paper tree. यह वाक्य उसे इतना भाया कि उसने इसे तुरंत रट लिया और यही वाक्य उसके जीवन का तकिया कलाम बन गया। नटिनिया की विचित्र बोली शैली में बोले जाने वाले इस वाक्य ने शीघ्र ही गांव में कौतूहल के साथ कोहराम मचा दिया। मेरे घर वाले मुझसे कहने लगे कि अरे इतवारियां निकल गई, अर्थात ये आवारा हो गया है। ये मेरे लिए एक नई मुश्किल थी। मैंने उसे अनेक छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद सिखाया था, किंतु गिद्धों वाला वाक्य पीपल के पेड़ से उतरकर सीधा उसके मस्तिष्क में छा गया। वो बात बात में उसी को बोलती।
उसके द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले इस वाक्य ने मुझे मेरी दलित बस्ती का सबसे बड़ा आवारा बना दिया था। पारंपरिक ग्रामीण समझ में यदि दो पात्र कहीं बात करते हुए भी दिख जाए तो कल्पना की उड़ान उन तमाम अंधेरे गलियारों से होते हुए झाड़ झकारों तक समा जाती है। हमारे गांव में तो पूरा एक जंगल ही था, अतः ऐसी काल्पनिक उड़ानों के लिए यह एक स्वाभाविक रंगमंच था। कुल मिलाकर मैं अत्यंत तनावग्रस्त रहने लगा। भविष्य में दार्शनिक ज्ञान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। इस दौरान सबसे प्रभावशाली एवं दूरगामी सिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। यह कल्पना दिन प्रतिदिन बलवती इसलिए भी होती जाती क्योंकि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और 10वीं के बाद मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाने वाली थी। हमारे उस पूरे इलाके में कोई इंटर कॉलेज नहीं था। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, अतः गौतम बुद्ध मुझे अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरे घर से भागना निश्चित हो गया। हरदम बस एक ही धुन सवार रहती कि हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त हो और मैं घर से गौतम बुद्ध की तरफ भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में मैं भी एकांतवासी होने लगा था। अब मुदैया पर चरवाहों के बीच ना तो वो पुरानी लकर ध्वनि पसंद आती और ना उस पर नटिनिया का नाच। 9वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त होते होते मेरे जीवन की भावी दिशा भी निर्धारित हो चुकी थी। दर्शन से संबंधित कोई भी सामग्री मुझे बेहद प्रभावित करने लगी। इस दौरान 14 अप्रैल 1963 को चिड़ियापुर थाने से हमारे स्कूल पर सूचना आई कि प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यान का निधन हो गया। इसलिए दोपहर बाद हमारे स्कूल में छुट्टी रही। उस दिन हम बहुत दुखित मन से घर आए। इसके बाद 9वीं के इम्तिहान हुए, हम 10वीं में चले गए। साथ ही गर्मी में गर्मियों की छुट्टी हुई। ये छुट्टी एक अन्य घटना के कारण भी हमारे लिए यादगार बन गई थी। हमारे वजह शुक्र रिश्तेदारों के गांव मंगलपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे। लाल बहादुर सिंह भी हाई स्कूल के छात्र थे, किंतु उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते लाल बहादुर सिंह से मेरी दोस्ती हो गई। लाल बहादुर सिंह के लिए पिताजी कहते हैं कि वे तो बड़े ठाकुर के बेटे हैं, उनसे बराबरी करके चमार का लड़का कहाँ जाए। इस संदर्भ में एक लोकोक्ति का सहारा लेते हुए कहते हैं कि घोड़वा के देख के मेढ़कवा नाल बढ़ाई तकाऊ जिंदा रह पाई। गर्मी की छुट्टियां बीतने वाली तथा जुलाई 1963 से कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू होने वाली, किंतु मेरा भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया। घर वाले सर्वसम्मति से पढ़ाई छुड़ाने का प्रस्ताव पारित कर चुके। मेरे सामने एक बड़ा गंभीर संकट का विषय था। मुझे दुखी देखकर मेरी माँ फूट कर रोने लगती थी, किंतु वो भी बेबस, वो कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थी। आखिरकार जुलाई आ ही गई और घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। बाद में उठकर मेरी माँ अपने रात के खाने में से आधा बचाकर ताखा में रख देती थी, जिसे ना चाहते हुए भी मैं सुबह खाकर स्कूल जाता था। माँ के इस त्याग से द्रवित होकर मैं सुबह अक्सर रो पड़ता था। मेरे स्कूल में हर्ष विषाद और मिश्रित वातावरण तैयार हो चुका था। मेरे अधिकांश अध्यापक मुझसे बहुत सम्मान के साथ पेश आते थे, किंतु कुछ सवर्ण छात्र मुझसे बहुत नफरत करते थे। ऐसे अध्यापकों में से एक थे सुग्रीव सिंह। वे हिंदी पढ़ाते थे और मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जो लड़के मुझसे चिढ़ते उनके बारे में कहते कि लड़कों से डरिया मत, इनका ठकुराई ना चली। 10वीं कक्षा में समय जो बीतता जाता चिंता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती थी, क्योंकि उन दिनों हाई स्कूल का परीक्षा का रिजल्ट बहुत बुरा होता था। मुश्किल से 35% छात्र पास हुआ करते थे। संकट के दौरान मेरी कक्षा के छात्र चिंतामणि सिंह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत के रूप में उपस्थित थे। चिंतामणि सिंह प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिद्धेश के भतीजे थे, जो जिगरचंडी गांव के 22 चोरी करने वाले बड़े जमींदार थे। ऐसे ही मेरे एक अन्य सहपाठी महेंद्र सिंह थे।
चिंतामणि सिंह मेरे घर आए। घर पर मेरी मनपसंदी के दौरान डॉक्टर चाचा ने मेरे लिए अनेक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे बताया कि मैं सुदर्शन पांडे ये होती थी कि बगल में बंधा उनका घोड़ा बीच बीच में हिनहिना उठता था, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए मैं एक दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता था। स्वतः स्फुरित मन से मन में ये भावना जागती कि चिंतामणि सिंह का घोड़ा चुराऊं और उस पर बैठकर गौतम बुद्ध की तरह भाग जाऊं। इस तरह दिसंबर 1963 तक करीब 3 महीने में उन्हें पढ़ाने जिगर सिंधी जाता रहा। कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसी हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था, जिसके चलते परीक्षा के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो जाती थी। अनेक स्कूलों से जो छात्र वहां परीक्षा देने आते थे, वे अपने ही स्कूल के दलित छात्रों को अकारण पीट दिया करते थे, जिसके चलते गंभीर चोट लग जाने के कारण कई छात्र परीक्षा से वंचित हो जाते थे। परीक्षा शुरू होने के एक सप्ताह पूर्व चिंतामणि सिंह ने मुझे अपनी साइकिल में दिखाकर चंदेसर लेके ताकि कहीं रुकने की व्यवस्था की जा सके। कॉलेज के पास एक छोटा सा बाजार था, जिसमें चिंतामणि सिंह ने अपने लिए कमरा किराए पे ले लिया। चिंतामणि सिंह मुझे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु मकान मालिक ने पहले ही साफ कह दिया था कि किसी चमार सियार को रहने नहीं दिया जाएगा। अतः मंगलपुर वाले अपने तांत्रिक रिश्तेदार के बेटे दीपचंद, जो चंदेसर के हाई स्कूल के छात्र थे, से मिलकर मैंने मकान संकट के बारे में बात की। वे मुझे चंदेसर कॉलेज के दक्षिण में स्थित एक दलित बस्ती में ले गए। ये बस्ती काफी विशाल थी, जहाँ कई संपन्न परिवार रहते थे। ऐसे ही परिवार के मालिक थे रूपराम। वे मुझे मुफ्त में पूरी परीक्षा के दौरान अपने घर में रखने पर राजी हो गए। रूपराम परीक्षा के दौरान दलित छात्रों की समस्या से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 1963 को परीक्षा के दौरान उनके बस्ती में रह रहे 4 परीक्षार्थियों पर उन्हीं के स्कूल के 7 छात्रों ने हॉकी से पीट कर पूरी तरह घायल कर दिया। यद्यपि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किंतु इस तत्कालीन वातावरण ने मुझे भयभीत कर दिया। रहने का इंतजाम हो जाने के बाद मैं चिंतामणि सिंह के साथ पुनः घर वापस आ गया। हमारी परीक्षा 4 मार्च 1964 को शुरू होने वाली, जिसके लिए हमें पूरे 1 महीने की राशन पानी का इंतजाम करना था। मेरे घर का पूरा बिहार संयुक्त परिवार मेरे खिलाफ असहयोग पर उतारू। मेरी माँ सुदेशर पांडे के यहाँ 10-15 दिन तक किए गए काम के बदले मिलने वाली बनी उन्हीं के घर में छोड़ रखी थी, ताकि वो इम्तिहान स्थल पर मेरे खान पान के काम आ सके। पिताजी सुदेशर पांडे से 10 रुपया उधार मांग कर लाते थे। इसी पूंजी के साथ लटरी मोटरी लिए मैं जहानागंज तक पैदल जाकर चंदेसर 2 दिन पहले पहुंचा। 4 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली थी। परीक्षा के एक दिन पूर्व
मैं निर्धारित समय पर उनके निवास पर गया तो देखा तेज बहादुर तथा मोहम्मद अली खां पहले से मौजूद थे, किंतु सबसे चौंकाने वाली उपस्थिति थी हीरालाल की, जो मुझे बात की बात में गालियां दे पड़ते थे। हीरालाल ने मुझे देखते ही कहा, कारे चमड़ा ते यूं आ गए? आप मुझसे हमेशा इस तरह क्यों बात करते हैं? देखा थे कि ते कैसे इम्तिहान दे रहा। वो अत्यंत उत्तेजित हो गए। उन्होंने मुझसे कारण पूछा। मैंने हिचकते हुए अपनी घटना बयान कर दी। कोर्ट खड़े हुए और बोले, अभी 10-15 लोग चलते हैं और उसका हाथ पैर तोड़ के आ जाते हैं। बिरादरी के लड़कों कई गुंडा हर साल पीटी दे ले, ये पर रोक लगे कि चाहिए। उत्तेजित ये तथ्य मेरे लिए बिल्कुल नए थे, किंतु दलित समुदाय के प्रति उनकी एकजुटता प्रकट। यदि मैं उस दिन उनकी उत्तेजना का जरा भी शिकार हो जाता तो उस दिन हीरालाल की खैर नहीं थी। इस तरह चंदेसर के अपरिचित वातावरण में रूपराम मेरे लिए विश्वस्त संरक्षक के तौर पर सिद्ध हुए। सबसे अगत्यार परीक्षा के अंतिम दिन यानी कि 28 मार्च 1964 को होता था, क्योंकि परीक्षा के अंतिम दिन हिंसक गतिविधियां काफी बढ़ जाती थी। इस बीच हाई स्कूल के परीक्षा फल निकलने का दिन नजदीक आ रहा था, जिसके कारण मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर था। उन दिनों परीक्षा फल देखने आजमगढ़ जाना पड़ता था, क्योंकि परीक्षा फल सैकड़ों पन्नों का मोटा गजट होता था। आखिरकार परीक्षा फल निकलने से एक दिन पहले जहानागंज में आजमगढ़ से लौटते हुए एक छात्र ने बताया कि कल यानी 18 जून 1964 को परिणाम अवश्य प्रकाशित हो जाएगा। मैं उस दिन पड़ोस के गांव मटिया के कुबेर राम, जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, से साइकिल लेकर परीक्षा फल जहानागंज देखने गया। अभी मैं चंडेश्वर तक पहुंचा था कि अचानक मैंने देखा कि हमारे कक्षा के सहपाठी करमवीर सिंह उल्टी दिशा यानी चंडेश्वर से आते दिखाई दिए। अरे ते कहां जाते हुए रे? ते तो फर्स्ट आ गए हुए। उन्होंने ये भी बताया कि चंडेश्वर कॉलेज के पास एक आदमी 8 आने लेकर परीक्षा फल दिखा रहा है। वे द्वितीय श्रेणी से पास हुए थे। करमवीर सिंह मेरे साथ पुनः चंडेश्वर कॉलेज चल पड़े। मैंने 8 आना देकर अपने स्कूल वाला पन्ना देखा तो सबसे ऊपर पहली पंक्ति में मेरा अकेला नाम था। 4 लड़के द्वितीय श्रेणी से पास हुए थे तथा 8 लड़के तृतीय श्रेणी से पास हुए थे। मेरे स्कूल के 46 लड़कों में से केवल 13 पास हुए थे। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि दादी को कैसे समझाऊं। जब मैंने कहा कि मैं पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो बहुत खुश हुई। दूसरे दिन बाबा हरिदास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। बाबा की घर आने की खबर उस पूरे क्षेत्र के सवर्णों में फैल गया, जिसके परिणाम उस पूरे क्षेत्र के सवर्णों में चमड़ा टॉप पहले की ध्वनि गूंज उठी। चमड़ा टॉप पहले वाह, चमड़ा टॉप पहले वाह। दूसरे दिन मेरे गांव के अनेक ब्राह्मण भी मेरे घर आकर मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, किंतु पुनः सभी मत यह बताना नहीं भूलते थे कि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि मेरे गांव के सभी ब्राह्मण मुझे हर हाल में पागल होने से बचा लेना चाहते थे। ब्राह्मणों की बातों से मेरे घर वाले पूरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे, अतः मेरे आगे की पढ़ाई का रास्ता एकदम असंभव हो गया था। कुल मिलाकर मेरे गृह त्याग की भूमिका परिपक्व हो चुकी है। बोध गया से लेकर चंडेसर तथा मुर्दैया तक के तमाम पीपल के पेड़ मेरी कविता में प्रायः झूमने लगे थे। कभी कभी मन में यह विचार आता कि दादी द्वारा भरोगी में भरकर 37 पिस्टोलिया करे चांदी के सिक्के को चुराकर भाग जाऊं, किंतु कभी यह सोचकर सहम जाता था कि ऐसा करना दादी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। वैसे दादी से मांगने पर वे मुझे सिक्कों को अवश्य दे देते, तो कभी मुझे भागने नहीं देते, क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार था रो रो कर उनका प्रेम प्रदर्शन। इस तरह मेरे सामने सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात थी कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए। अन्यथा उन्होंने मुझसे बहुत पहले कहा था कि हम दोनों हाई स्कूल पास करने के बाद आजमगढ़ में एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे तथा एक ही साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे हर माह अपने घर से 10-20 किलो चावल आदि ले आया करेंगे, जिससे कि हमारे खाने का बंदोबस्त हो जाए। किंतु चिंतामणि सिंह के फेल होने के साथ साथ ये सारी योजनाएं धराशायी हो गई। इस बीच एक बार फिर संकट मोचक के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर 30 रुपए दिया और कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी करो। इन 30 रुपए के बारे में मैंने किसी को बताया नहीं। 30 जून 1964 के सुबह होते ही मेरा मस्तिष्क विभिन्न विचारों के हुजूम से भर उठा। गृह
जाली से लटका दी गई तथा दूसरे दिन उसी सत्य को लेकर लोग अपनी राह चल देते। इस दिशाशूल को मिटाने के लिए मैंने भी उस टोटके का सहारा लिया। इसके बाद 1 जुलाई 1964 की सुबह हमेशा की तरह उस हाउस में सोकर उठने के बाद मैंने गीता के 5 श्लोक पढ़े और कलकत्ता से भंडारी चाचा द्वारा लाए गए रामचरितमानस को लेकर घर वाले की नजर से बचते हुए नकीलिया की झोपड़ी जा पहुंचा। वहां बक्से में रखे रामचरितमानस, गीता तथा हाई स्कूल के मार्कशीट को मैंने बंद कर दिया। बस सब तो उसमें पहले से ही था। इन्हीं चोरी के सामानों के साथ बक्से को कान में दबाए मैं आजमगढ़ की ओर चल पड़ा। अभी मैं मुश्किल से गुलदरिया के बाएं वाली पगडंडी पर 50 कदम चला ही था कि बगलगंज बाजार सामान लाने। जहानागंज जाने के लिए गुलदरिया के बाएं वाली पगडंडी का सहारा लेना पड़ा। जब मैंने उससे कहा कि मैं बगलगंज बाजार से सामान लाने जा रहा हूं तो उसे एकदम विश्वास नहीं हुआ। वैसे मेरे पूरे घर वालों को आभास हो चुका था अब मैं वहां ठहरने वाला नहीं। पता नटनिया को भी ऐसा लगने लगा कि मैं घर छोड़कर भाग रहा था, इसीलिए वो बोल पड़ी, अपने बातों में मुझे जितना उलझाती जाती मैं उतना ही डरता जाता, क्योंकि आशंका थी कि यदि किसी घर वालों ने मुझे देख लिया तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। देर हो रही है। क्षण भर के लिए नटनिया वहीं खड़ी